विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1937 में हुआ। ये हिंदी साहित्य के एक बहुत ही सम्मानित लेखक हैं। उन्होंने अपनी कविताओं, कहानियों और उपन्यासों में एक ऐसी अनूठी भाषा का इस्तेमाल किया है जो पाठकों को हैरान करती है, सुख देती है और उनसे जुड़ती भी है। उनकी रचनाएं पढ़ने में बहुत आसान और मनोरंजक होती हैं। अब तक उनके 10 कविता संग्रह, 6 कहानी संग्रह और 6 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने बच्चों और किशोरों के लिए भी मज़ेदार किताबें लिखी हैं। उनकी रचनाओं का दुनिया की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और उन्हें रंगमंच व सिनेमा में भी सराहा गया है। शुक्ल जी को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई बड़े पुरस्कार मिले हैं, जिनमें गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप, शिखर सम्मान, रज़ा पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार शामिल हैं। साल 2023 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेन नाबोकोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में 2024 के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। विनोद कुमार शुक्ल जी का मशहूर उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी एक साधारण दंपति की अनूठी कहानी है। 1997 में प्रकाशित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित ये किताब कल्पना और वास्तविकता को खूबसूरती से जोड़ती है। उपन्यास का नायक रघुवर प्रसाद अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता है, जिसकी एकमात्र खिड़की एक जादुई दुनिया का दरवाजा बन जाती है। इस खिड़की के जरिए वे एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां कल्पना और वास्तविकता एक हो जाते हैं। ये उपन्यास दिखाता है कि कैसे साधारण लोगों की जिंदगी में भी जादू और रोमांच हो सकता है। यहाँ खिड़की सिर्फ एक खिड़की नहीं, बल्कि सपनों, उम्मीदों और आज़ादी का प्रतीक है। ये हमें सिखाती है कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम अपनी कल्पनाओं के पंखों से एक नई दुनिया रच सकते हैं। कहानी एक छोटे से कस्बे के गणित के अध्यापक रघुवर प्रसाद और उनकी पत्नी सोनसी की है। उनका जीवन बहुत अलग है। रघुवर प्रसाद को लेने एक हाथी आता है रोज। उनके एक कमरे के घर में एक खिड़की है जिसके भीतर एक अलग ही दुनिया है। वहाँ बहुत तालाब हैं, नदियाँ हैं जिनका पानी बिल्कुल साफ है। एक बूढ़ी अम्मा है जो जब देखो कुछ ना कुछ बुहारती रहती हैं और रघुवर प्रसाद और उनकी पत्नी को चाय पिलाती हैं। वहाँ नीलकंठ हैं, तितली हैं, उड़ने वाली रंगोली हैं और बहुत कुछ है जो सिर्फ सपनों में होता है। और इस खिड़की में और कोई घुस नहीं सकता सिवाय रघुवर प्रसाद के घर वालों के। सबसे बड़ी बात, कहानी में कोई बड़ी घटना नहीं है, कोई हीरो या विलन नहीं है, कोई दुख या दर्द नहीं है, कोई ऐसी घटना नहीं है जो असाधारण हो। सब इतना साधारण और सरल है कि वो सपने सा लगता है, एक अद्भुत सपना। और विनोद कुमार शुक्ल की विशेषता ये है कि वो कहानी में क्या है से ज्यादा वो बताते हैं क्या नहीं है, और ये अपने में एक अलग ही संसार बना देता है। भारत के मध्य वर्ग या कह लो असली जीवन के सबसे पड़ोस में अगर कोई किताब पढ़ी है तो वो ये है। और बड़ी बात ये कि मध्य वर्ग की जो इमेज हमारे मन में है कि वो परेशान है, पिसा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। एक बहुत साधारण सी कहानी कि कैसे वो अपना रोजमर्रा का जीवन जी रहे हैं। कहानी की हर लाइन अपने में कविता और हर लाइन आपको आगे पढ़ने के लिए ललायत करेगी। और पूरी कहानी में एक हिडन ह्यूमर है जो आपको बहुत तेज हंसाएगा नहीं, गुदगुदी करेगा, और उसका अपना सुख है। अच्छा हाँ, कहानी में कॉन्वर्सेशंस बहुत अलग तरीके की हैं। रघुवर प्रसाद जब अपनी पत्नी से बात करते हैं तो वो बहुत अलग होती है, जिसमें कहा कुछ और जाता है और सुना कुछ और जाता है। जब वो बाहर अपने साथ काम करने वाले लोगों से बात करते हैं तो वो अलग ही है, जिसमें हर बात पहले वाली से भिन्न है, लेकिन फिर भी जुड़ी हुई किसी एक सब टेक्स्ट से। रघुवर प्रसाद के अपने पिता से बातचीत बहुत साधारण है और हमारे आपके जीवन के सबसे निकट। ये किताब दीवार में एक खिड़की रहती थी हर भारतीय और बाहर वाले को एक बार तो पढ़नी ही चाहिए, और जो लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए तो मस्ट है। और जो विनोद कुमार शुक्ल या फिर मानव कौल के फैंस हैं वो तो जरूर ही पढ़ें। मानव कौल के लेखन की जड़ों की एक शाखा यहाँ से निकली है।
विष्णु खरे ने दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास पर लिखा है कि विनोद कुमार शुक्ल के इस उपन्यास में कोई महान घटना, कोई विराट संघर्ष, कोई युग सत्य, कोई उद्देश्य या संदेश नहीं है, क्योंकि इसमें वो जीवन जो इस देश की वो जिंदगी है जिसे किसी अन्य उपयुक्त शब्द के अभाव में निम्न मध्यवर्गीय कहा जाता है, इतने खालिस रूप में मौजूद है कि उन्हें किसी पृष्ठकथ्य की जरूरत नहीं है। यहाँ खलनायक नहीं है, किंतु मुख्य पात्रों के अस्तित्व की सादगी, उनकी निर्हिता, उनके रहने, आने जाने, जीवन यापन के वे विरह ब्यौरे हैं जिनसे अपने आप उस क्रूर प्रति संसार का एहसास हो जाता है, जिसके कारण इस देश के बहुसंख्यक लोगों का जीवन वैसा है जैसा कि है। विनोद कुमार शुक्ल इस जीवन में बहुत गहरे बैठकर दाम्पत्य, परिवार, आस पड़ोस, काम करने की जगह, स्नेहिल गैर संबंधियों के साथ रिश्तों के जरिए एक इतनी अदम्य आस्था स्थापित करते हैं कि उसके आगे सारी अनुपस्थित मानव विरोधी ताकतें कुरूप ही नहीं, खोखली लगने लगती हैं। एक सुखदतम अचंभा ये है कि इस उपन्यास में अपने जल, चट्टान, पर्वत, वन, वृक्ष, पशु, पक्षियों, सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्र, हवा, रंग, गंध और ध्वनियों के साथ प्रकृति इतनी उपस्थित है जितनी फणीश्वर नाथ रेणु के गल्प के बाद कभी नहीं रही। और जो ये समझते थे कि विनोद कुमार शुक्ल में मानव स्नेहिल का कितनी भी हो, स्त्री पुरुष प्रेम से वे परहेज करते हैं या क्योंकि वो उनके बूते से बाहर है, उनके लिए तो ये उपन्यास एक सदमा साबित होगा। प्रदर्शनवाद से बचते हुए इन्होंने ऐन्द्रिकता, मालसलता, रति और श्रृंगार के ऐसे चित्र दिए हैं जो बगैर उत्तेजक हुए आत्मा को इस आदिम संबंध के सौंदर्य से समृद्ध कर देते हैं। और वे चस्पा किए हुए नहीं हैं, बल्कि नितांत स्वाभाविक हैं। बल्कि आश्चर्य ये है कि इनकी कविता में ये शारीरिकता नहीं है। ये उपन्यास पहल धारावाहिक रूप में साक्षात्कार पत्रिका में अप्रैल 1996 से नवंबर 1996 के बीच अंकों में प्रकाशित हुआ था। आगे चलकर वाणी प्रकाशन ने इसे 1997 में पुस्तक रूप में प्रकाशित किया। शुक्ल को इसी पुस्तक के लिए वर्ष 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। विनोद कुमार शुक्ल की इस रचना को एक बार भी पढ़ने पर पहला सवाल जो किसी भी साधारण पाठक को परेशान कर सकता है वो ये है कि आखिर इस रचना की प्रासंगिकता क्या है, या लेखक ने इसे लिखने की अपनी योजना से भला किस उद्देश्य की पूर्ति की है। क्योंकि कथानायक रघुवर प्रसाद के निम्न मध्यवर्गीय संसार में ऐसी भी कोई विशिष्टता नहीं है जिससे कि एक बारगी उसके जीवन को जानने का मन किया जाए। घटना विहीन जीवन जहां कुछ भी सनसनीखेज नहीं है, उसके ब्यौरों को दर्ज करने की आवश्यकता पर देखा जाए तो सवाल उठाना अस्वाभाविक भी है। क्योंकि ये रचना, जैसा कि आलोचक संजीव कुमार कहते हैं, किसी भी कृति को पढ़ने के हमारे बंधे बंधाए पारंपरिक तरीकों को चुनौती देती है। पर अगर एक पारंपरिक पाठक की दृष्टि से थोड़ा गहरा और अलग हटकर विचार किया जाए तो हमें विनोद कुमार शुक्ल के भारतीय निम्न मध्य वर्ग के जीवन के मनोविश्लेषणात्मक पक्ष पर गहरी पैठ का पता चलता है। यहाँ एक ऐसा निम्न मध्य वर्ग जो अपनी संसाधनहीनता में भी जीवन को रंगीन सपनों से भरकर जीने का हौसला रखता है, शुक्ल की रचनात्मकता के केंद्र में है। यहाँ असल उद्देश्य गरीबी में भी सुख के क्षणों को सहेजने और खुशियों से जीवन के अंधेरे कमरे में एक प्रकाश से भरी खिड़की खोलना है। स्वयं विनोद कुमार शुक्ल ने इस बात को कई साक्षात्कार में स्वीकार किया है कि कैसे मैं ठीक नहीं बता सकता कि कब और कैसे दीवार में एक खिड़की रहती थी एक आम आदमी की खुशी को दिखाता उपन्यास बन गया। द वायर में अदिति भारद्वाज लिखती हैं, किसी साहित्यिक रचना के पुनर्पाठ की प्रक्रिया उस शीशे को मांझने की तरह होती है जिसकी चमक बार बार रगड़ने से निखरती है। विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास दीवार में खिड़की बहती थी इस दृष्टिकोण से ऐसी ही रचना है जिसके पुनर्पाठों में ही कई अर्थ छवियां स्पष्ट होते हैं। उपन्यास में रघुवर प्रसाद और सोनसी नवविवाहित युवा दंपति हैं जो एक कस्बे के आखिरी छोर पर बसे मोहल्ले में रहते हैं। कथा का पूरा ताना बाना इनके जीवन से जुड़े लोगों और इनके आसपास की प्रकृति के सहयोग से बुना गया है। रघुवर प्रसाद 800 रुपये की तनख्वाह पर कस्बे से 8 किलोमीटर की दूरी पर बसे एक महाविद्यालय में गणित के अध्यापक हैं। महाविद्यालय में उनके अलावा जिस एक और पात्र से हमारा परिचय शुक्ल करवाते हैं वो विभागाध्यक्ष हैं जो रघुवर प्रसाद से नियमित रूप से मिलते हैं।
एक कमरे के मकान में रघुवर प्रसाद अपनी छोटी सी गृहस्थी, जो अब शादी के बाद बसानी अत्यंत आवश्यक हो गई थी, उसे तमाम कतरब्यौत के साथ चलाते हैं। इस एक कमरे में ही अंदर की तरफ लगी एक खिड़की है, जो देखा जाए तो उपन्यास के पूरे विधान में स्वयं एक सूत्रधार की भूमिका में है। ये खिड़की शुक्ल के लिए वो साहित्यिक उपकरण है जो उन्हें एक साथ दो समानांतर दुनिया रचने का स्थान और अवसर देती है। इस खिड़की के भीतर बसे कमरे में रोजमर्रा की निम्न मध्य वर्गीय जिंदगी अपनी पूरी छटा के साथ चलती है। पत्नी सोनसी के चौके से उठने वाले साग भाजी की खुशबू और बर्तनों की खड़खड़ाहट से मकान का घर में रूपांतरित होते देखना जहां सुखद है, वहीं नित्य रघुवर प्रसाद का अपने महाविद्यालय के लिए निकलना जीवन की गति को रात दिन के लय में बांधता है। खिड़की के अंदर बसे जीवन में परिवारजनों का एक छोटा सा सुरक्षित और चिर परिचित संसार है। एक तरफ रघुवर प्रसाद के माता पिता और 10 वर्षीय छोटे भाई का परिवार है, जो कस्बे से 50 किलोमीटर की दूरी पर बसे गांव में रहता है और जिसका आना जाना लगा रहता है। वहीं एक तरफ अगल बगल के कमरों में रहने वाले पड़ोसी हैं, जो कभी खिड़कियों से तो कभी दरवाजों से अपनी उपस्थिति का आभास देते हैं। तो इन सबके साथ ही रोज अपनी हाथी पर सवार आता एक युवा साधु भी है, जो रघुवर प्रसाद को महाविद्यालय से लाने ले जाने का काम करता है। इन सब में एक तत्व जो सामान्य है, वो है आत्मीयता का। इस आत्मीयता की परिधि का विस्तार सिर्फ अपने स्वजनों तक ही नहीं है, बल्कि अनजान व्यक्ति भी इस आत्मीयता के लेन देन में बराबर के सहभागी हैं। चाहे वो माता पिता हों, जो गांव से आते वक्त सामान लेकर आते हैं, या पास पड़ोसी जो पत्नी के ससुराल जाने पर रघुवर प्रसाद से दिन रात खाने का पूछते हैं, या फिर वो युवा साधु जो अपने हाथी को इस भरोसे रघुवर प्रसाद के पास बिना कुछ खबर दिए छोड़कर चला जाता है कि वो उसका ख्याल रख ही लेंगे, या वो बूलर के पेड़ पर अपने पिता की मार से बचने के लिए दिन रात बैठा हुआ मातृहीन लड़का जिसे सोनसी भरपेट खाना देती है, सब एक सामूहिक जीवन के स्वाभाविक अवयव हैं। ये तो हुआ खिड़की के भीतर का संसार, जो कमरे के अंदर फैला हुआ है। पर शुक्ल की रचनात्मकता की असल कल्पना शक्ति खिड़की के बाहर के संसार को गढ़ने में अपने उत्कर्ष पर दिखती है। खिड़की के बाहर खुलने वाली दुनिया एक जादुई संसार है। लोग यहाँ भी हैं, मसलन एक बूढ़ी अम्मा जो अनजान पति पत्नी के इस जोड़े पर अपना सारा स्नेह उड़ेलती है, कुछ बच्चे जो खिड़की के नीचे अधटूटी ईंटों को जमा कर खिड़की के भीतर झांकते हैं। पर देखा जाए तो खिड़की के बाहर का ये जादुई संसार प्रकृति के सुरम्य प्रतीकों का संसार है। यहाँ कसौटी की तरह परखने वाले चट्टान हैं, नीम के घने जंगल हैं, आम महुआ की बोरों की सुगंध और मादकता से लदी हुई हवाएं हैं, गोबर से लेपी गई कोमल पगडंडियां हैं, सज्जित झोपड़ों के बाहर बनी हुई सुंदर अल्पनाएं हैं जो हवा के साथ साथ बिना किसी व्यवधान के उड़ती हैं, स्वच्छ तालाब है जिसमें खिले हुए कमल हैं और जिसकी अंदर की रेत को छानने पर सोने के महीन कण तो कभी दाल बराबर टुकड़े भी बूढ़ी अम्मा को मिल जाते हैं। रघुवर प्रसाद और सोनसी प्रायः खिड़की के बाहर कूदकर इस संसार में विचरते हैं, तालाब में नहाते हैं, चट्टानों पर चांदनी रात में सोते हैं और हवाओं के साथ झूमते हुए मानो स्वयं भी उड़ते हैं। इस जादू से भरे संसार की एक अनोखी बात यह है कि ये सिर्फ रघुवर प्रसाद के परिवार को ही दिखाई पड़ता है। इसीलिए जब विभागाध्यक्ष अपने परिवार को इस हिस्से को दिखलाना चाहते हैं तो उन्हें ढूंढने पर भी कहीं भी ये संसार नहीं मिलता है। पर जब सोनसी और रघुवर प्रसाद इस संसार में खिड़की के माध्यम से प्रवेश करते हैं तो कहीं से भी ये संसार मिथ्या नहीं लगता, बल्कि ये जादुई संसार यथार्थ का ही एक सुंदर उज्जवल रूप लगता है। जैसा कि संजीव कुमार कहते भी हैं, खिड़की के बाहर का संसार उस समानांतर दुनिया का एक विकल्प प्रस्तुत करता है जो वास्तविक दुनिया की तेज भागती जिंदगी, आपाधापी और यांत्रिकता के विरुद्ध है। खिड़की से कूदकर जिस स्वप्निल संसार में रघुवर प्रसाद और सोनसी जब मन चाहे प्रवेश कर जाते हैं, वो इस अर्थ में देखा जाए तो एक रूपक है, एक ऐसा रूपक जहां प्रेम अपने सबसे सरल, सहज और आदिम रूप में बिना किसी आधुनिक जीवन के दबावों के फलता फूलता दिखलाना संभव हो पाता है। सूक्ष्म स्तर पर अगर इस रचना के पाठ से अर्थ ग्रहण किए जाएं, तो यह स्पष्ट होता है कि कैसी ये रचना मानवीय और मानवेतर संबंधों का एक सुंदर और विविधतापूर्ण कोलाज है। यहाँ शुक्ल ने पारिवारिक जीवन के विभिन्न संबंधों को जितनी सहृदयता से खींचा है, वो एक निम्न मध्य वर्गीय जीवन के अच्छे बुरे सभी पक्षों को खोलकर रख देता है। जैसा कि आलोचक योगेश तिवारी भी कहते हैं, कहना न होगा कि पति पत्नी संबंध और पर्यावरण विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यासों के केंद्रीय तत्व हैं। दाम्पत्य जीवन का इतना मधुर चित्रण विशेषकर दीवार में खिड़की रहती थी उपन्यास में विनोद जी से पहले हिंदी उपन्यास में देखने को नहीं मिलता है। वस्तुतः लेखक ने इस पक्ष के चित्रण में एक अभूतपूर्व शैली का विन्यास रचा है। यहाँ पति पत्नी न केवल अपने शब्दों से संवाद करते हैं, बल्कि मन की आकांक्षाओं और इच्छाओं का अनकहा संवाद भी उनके संबंधों का एक आयाम रचता है।
ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना शक्ति की ही नवीनता है कि प्रेम और प्रणय के चित्र भी आभासी हैं और कहीं भी मांसलता और देहिकता नजर नहीं आती है। मसलन एक प्रसंग उपन्यास से देखें। दिन की शुरुआत में रघुवर प्रसाद कक्षा पढ़ाने की तैयारी करते रहते हैं और सोनसी खाना बना रही होती है। खाना बनाते बनाते वो बीच बीच में रघुवर प्रसाद को देख लेती है। रघुवर प्रसाद को हर बार देखने में उसे छूटा हुआ कुछ नया दिखता था। क्या देख लिया है ये पता नहीं चलता था, क्या देखना है ये भी नहीं मालूम था। देखने में इतना ही मालूम होता होगा कि ये नहीं देखा था। ये आंखों से मनोभावों का पता देता हुआ प्रेम है। इसी प्रकार प्रकृति भी मानो उनके प्रेम का ही विस्तार है। मसलन सोनसी के ससुराल जाने पर चिट्ठियां लिखने की कवायद बस इस बात से पूरी हो जाती है कि रात को आकाश देख लेने से ये मान लिया जाए कि एक ने दूसरे को चिट्ठी भेज दी है। आकाशों के द्वारा चलने वाला ये संवाद प्रेम की असीमता का ही बोध करवाता है। उपन्यास के संदर्भ में आलोचक विष्णु खरे कहते हैं, यहाँ भाषा कई कई स्तरों पर अपने प्रयोग की प्रविधियों को स्वयं दर्शाती है। भाषा सिर्फ मुंह से कहे गई मनोभावों को प्रकट करने का माध्यम भर नहीं है, बल्कि वो मन की आकांक्षाओं और न कही गई बातों को भी प्रकट करने का माध्यम बन सकती है। ये इस उपन्यास को पढ़कर ही समझ आता है। मसलन एक उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। एक दिन खिड़की से खुलने वाली बाहर की दुनिया में बड़ी चुआती बूढ़ी अम्मा से रघुवर प्रसाद ने कहा, बूढ़ी अम्मा कपड़े लेने आया था। पर बूढ़ी अम्मा ने सुना, बड़ी चुआ ने सोनसी को भी बुला लेती। इस पर लेखक की ये टिप्पणी इस पूरे संवाद को स्पष्ट करती है कि ये वाक्य रघुवर प्रसाद कहना चाहते थे पर दौड़ते हुए कहना भूल गए थे, जिसे बूढ़ी अम्मा ने सुन लिया था। इसीलिए यहाँ बोली गई भाषा में मन के भावों और आकांक्षाओं को शुक्ल साथ साथ गूंथते हुए चलते हैं।